हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। और मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है ये अफ़गानिस्तान के गजनवी राजवंश का एक शासक था और इसने सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी। सुल्तान का मतलब होता है शक्ति या फिर अधिकार। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना था, तो ये था महमूद गजनी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना की नींव रखी थी। और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1296 से 1316। 1296 से 1316 तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासक कौन रहा, तो ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले जो है कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है और उसके बाद उसका जो डिस्कवरर है ये दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, तो ये भी करेक्ट है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मीजोन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की गई थी, ये की गई थी हिदेकी युकावा। किसके द्वारा? हिदेकी युकावा के द्वारा जो है मेसोन की खोज की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मीसेन जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था, हिदेकी युकावा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड एरोसोल इज। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एरोसोल क्या होता है, तो जब गैस में छोटे छोटे ठोस के कण जो हैं निलंबित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे एरोसोल कहा जाता है। अब एरोसोल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देखिए डस्ट जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। वोल्केनो ऐश जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। स्मोक जो है ये भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। और स्प्रे पेंट, जो स्प्रे पेंट होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी ठोस एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। स्मोक जो है ये ठोस एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट यानी कि विशेषकर जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पर जो सर्दियों का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में, जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके कारण वहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि इस दौरान जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त, ह्यूमिडिटी युक्त हवाएं जो हैं उधर से आती हैं और उसकी वजह से जो है यहाँ पर कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से महीने में होती है, तो मैंने बताया अक्टूबर नवंबर के महीने में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज रेड कुर्तीज़। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है किसके नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और क्यों उन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके जो अनुयायी थे
वो लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है 1930-31 में जो है इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार, क्या खुदाई खिदमतगार जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था और इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। तो याद रखिएगा, जो खुदाई खिदमतगार है इसको भी किसके नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन या फिर खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिला नियोजन समिति यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसको DPC भी कहा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ZD यानी कि आर्टिकल 243 ZD में जो है जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब की गई थी या इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में कार्यकारी निकाय के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसी 30 जनवरी 1992 में जो है इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये किसकी फुल फॉर्म है? सेबी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज? बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये 1891 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1891 में लाया गया था, जिसमें सभी लड़कियों के लिए जो सहमति की आयु थी, उनके विवाह के लिए जो सहमति की आयु थी ये 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 12 वर्ष कर दी गई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1891। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है ये लिखी गई है वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई है और ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति पर आधारित है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसे लिखा है वीडी सावरकर ने। और ये जो पुस्तक है ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन ए प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस में पूछा है? प्लांट सेल में पूछा है। प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है वो होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ वर्क इज? कार्य का मात्रक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये भी कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक होता है और जूल तो हम सभी जानते हैं कि जूल जो है ये कार्य का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए स्पीड ग्रेडियंट यानी कि चाल प्रवणता जो है क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीड ग्रेडियंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इंसुलिन का स्रावण कौन सी ग्लैंड करती है, जो कि रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करती है पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, क्या बीटा सेल्स होती हैं, ये इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेनक्रियाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन डीएनए, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा डीएनए में क्या पाया जाता है, ATGC, A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन और C फॉर साइटोसिन। ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डीएनए में। लेकिन जो आरएनए होता है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये डीएनए के हैं, लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। बाकी ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये आरएनए में भी पाए जाते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। एडेनिन होता है डीएनए में, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन यूरेसिल किस में पाया जाता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस के कारण जो मानव ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, उसका रंग लाल होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, रेड होता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में, जो कि बिहार में है। राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और किसके संरक्षण में, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, किसके संरक्षण में इसका आयोजन किया गया था, तो अजात शत्रु के संरक्षण में जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महाकश्यप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हार्बर, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुंबई जो हार्बर है ये कैसा है, ये प्राकृतिक है। कोचीन जो बंदरगाह है ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो भी कैसा है, वो भी प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन जो चेन्नई पोर्ट है यानी कि चेन्नई हार्बर है, ये कैसा है, ये एक मैनमेड हार्बर है, ये नेचुरल हार्बर नहीं है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द पॉलिसी ऑफ सीज और सिक्योरिटी सेल पॉलिसी, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है। तो घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है इसका जनक माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये 1774 से 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक बेस्ड ऑन लेफ्टिस्ट आइडियाज एस्टेब्लिश्ड, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी।
तो देखिए फ्रेंड्स, वामपंथी विचारों पर आधारित जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1939। नेक्स्ट देख लेते हैं, वंदे मातरम वॉज द मेन सॉन्ग ऑफ विच नेशनल मूवमेंट? वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका जो मुख्य गीत था वो वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य गीत था ये क्या था? वंदे मातरम था। याद रखिएगा। और जो स्वदेशी आंदोलन था ये किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को कब स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड वेदात्रयी? वेदत्रयी किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें जो अथर्ववेद है वो शामिल इसमें नहीं है। याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कर्व है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो ये है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज़ ए हीमोसाइटोमीटर यूज्ड फॉर? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, काउंटिंग ब्लड वेसल्स, एस्टिमेटिंग हीमोग्लोबिन, काउंटिंग ब्लड वेसल्स, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।